सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। जिस तरह समंदर का मिजाज एक सा नहीं रहता, यानी समंदर की लहरों में कभी खामोशी तारी होती है, कभी समंदरी लहरें तेज़ी से उठने लगती हैं और कभी शोर मचाने लगती हैं। समंदर कभी सुनामी की शक्ल भी इख्तियार करके कह लें कि बेचैन हो जाता है, कभी समंदर बिफर भी जाता है, लेकिन ज़्यादातर पुरसुकून रहता है। यही हाल सियासत का भी है। सियासत भी कह लें कि एक समंदर की तरह कभी बिफरी हुई है, किसी तूफ़ान की मानंद है जो रास्ते में आने वाली हर चीज़ को अपने साथ बहा कर ले जाता है, तबाही तक मचाता है। और कभी सियासत मसलहतों में लिपटी बिल्कुल खामोश कह लें, पुरसुकून समंदर की तरह। अब यही हाल इस वक्त PDM इत्तेहाद की सफ़ों का भी नज़र आता है। आपको याद होगा जब PDM की एहतजाजी तहरीक शुरू हुई थी, कैसा मंजर था, याद है? क्या क्या दावे थे, बड़ी बड़ी बातें, आर या पार से नीचे तो बात ही नहीं होती थी, या आर या पार, फैसला कुन घड़ी करीब, इस्लामाबाद पे एलगार करने के, लात मार के हुकूमत गिराने के दावे। और उस वक्त PDM के नारे, दावे, जलसे और खिताब सुनकर ऐसा लगता था यकीन जाने की हुकूमत आज गई, कल गई, अभी गई, अभी गई। लेकिन क्या हुआ? पत्ता भी नहीं हिला, पत्ता भी नहीं हिला। आर पार तो दूर की बात, पत्ता तक ना हिला। बल्कि हुकूमत को हिलाने बल्कि गिराने के दावेदार खुद। अगर मैं कहूँ कि मुंह के बल गिर गए तो गलत नहीं होगा। अब आज का जो PDM इत्तेहाद है आपके सामने ही है। क्या बात करूं, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ ख़त्म करूं, लेकिन चलें, एक ऐसा इत्तेहाद जो गिरा हुआ है और इसे उठाने की एक बार फिर से तेज़ी से कोशिशें जारी हैं। PDM सरबराह इसके लिए बहुत ज़्यादा कहने कि मुतहरिक दिखाई दे रहे हैं कि किसी तरह इस इत्तेहाद को उठाया जाए। इस पर बात करती हूँ, लेकिन पहले तरह हुकूमत पर नज़र डालते हैं कि वहाँ पर इस वक्त तूफ़ान उठते दिखाई दे रहे हैं। पहले जहांगीर तीन वाला मामला, उसने बाकायदा कह लें कि सुनामी बनने की कोशिश की। हम ख्याल ग्रुप को हुकूमत के लिए बबाल बनाने के दावे सामने आए, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से एक मुलाकात ने तूफ़ान को मुंतशिर कर दिया। तूफ़ान का अंदेशा भी टला नहीं है, अब भी है, लेकिन फिल वक्त कह लें कि फिल वक्त ये ख़तरा लगता है कि टल गया, ये यूँ कह लें कि दब गया है। लेकिन दबा हुआ मामला कभी भी उठ भी सकता है, अभी दब गया। अभी हुकूमत की जान आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर, आम अल्फाज में अगर कहूँ कि मुकम्मल तौर पर इससे छूटी नहीं है कि एक और मुसीबत ने सर उठा लिया। हुकूमत पर अब ये इल्ज़ाम लगा कि वो इदारों को अपने मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। और अगर देखा जाए ये छोटा इल्ज़ाम नहीं है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। और अपोजिशन तो आपको पता है बहुत पहले से ही ये शोर मचा रही है कि नैब न्याजी गठजोड़, आपको पता है। और इस गठजोड़ का मकसद वो कहते हैं जी अपोजिशन को दबाना है, अपोजिशन का ये कहना है। और अपोजिशन का कहना है कि जी हमें धमकाया जाता है और इसलिए इदारों को इस्तेमाल किया जाता है, ये अपोजिशन कहती है। शाहिद खान अब्बासी साहब को नैब के जो नैब को कवानीन को काले कानून का खिताब देते हैं, आपको ये भी पता है। और मुस्लिम लीग नून हुकूमत पर इदारों को इस्तेमाल करने का अब से नहीं काफ़ी देर से इल्ज़ाम लगा रही है, ये भी आपको पता है। बल्कि जो नून लीग की नायब सदर साहिबा वो तो कई बार ये दावे करती रही हैं कि हुकूमत ने नून लीग के कायद के खिलाफ फैसला लेने के लिए अपनी रियासती कुव्वत का इस्तेमाल किया। अब तहरीक इंसाफ ने एहतसाब सबके लिए का नारा लगाया, लेकिन अब इस एहतसाब पर सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अपोजिशन के बारे में कहा जा सकता है कि जी वो अपने ऊपर जो कायम मुकदमात हैं उनसे बचने के लिए इंतकामी कार्रवाई का इल्ज़ाम लगाती है। लेकिन जब इदारों के आला ओहदेदार भी सोचें हुकूमत के एहतसाब पर उंगलियां उठाना शुरू कर दें तो फिर तो सवाल उठेंगे। और जब सवाल उठते हैं तो सवाल जवाब के लिए उठाया जाता है कि जवाब दो, फिर जवाब हुकूमत को देने पड़ेंगे। मैं बात कर रही हूँ साबिक DG FIA बशीर मेमन साहब की, जिन्होंने ना सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब बल्कि उनके मुशीरों और वज़ीरों पर भी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए हैं। शहजाद अकबर साहब पर, बैरिस्टर फ़रोग नसीम पर संगीन इल्ज़ामात लगे हैं, जिसके बाद आप कह लें कि सियासी भौंचाल आ गया। इतने बड़े इल्ज़ाम हो तो भौंचाल तो आता है। अब वो इल्ज़ाम है क्या, मैं आपको बताती हूँ। मेमन साहब ने दावा क्या किया है कि जी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने एक आला शख्सियत के खिलाफ मुकदमा बनाने को कहा। अब ये इल्ज़ाम लगना था कि अपोजिशन को इस पर सियासत करने का कह लें कि एक और मौका मिल गया। अब मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब क्या कहते हैं कि जी मेमन साहब के इंकशाफात ने नैब न्याजी गठजोड़ से मुताल्लिक मेरे मौक़िफ़ की तायीद कर दी, जबकि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर भी इस पर खामोश न रह सकी। और खामोश रहती भी कैसे? उन्होंने क्या कहा कि जी हुकूमत सियासी इंजीनियरिंग के लिए इदारे इस्तेमाल कर रही है
और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर और वफाकी वज़ीर कानून फ़रोग नसीम ने बशीर मेमन की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी, जबकि शहजाद अकबर साहब ने मेमन साहब को कानूनी नोटिस भी भेज दिए, जिसमें क्या है जी 14 दिन में माफ़ी मांगने और इसके साथ साथ 50 करोड़ रुपए बतौर हर्जाना अदा करने का मुतालबा किया। अब देखें कि इसका जवाब क्या आता है। बशीर मेमन साहब के इस इल्ज़ाम के बाद ऑपोजिशन को एटलीस्ट ज़बान ज़रूर मिल गई है, या यूँ कह लें कि मेमन साहब ने ऑपोजिशन हुकूमत पर वार करने का, कह लें कि ऑपोजिशन को हुकूमत पर वार करने का एक और मौका दे दिया। अच्छा, बोल न्यूज़ के प्रोग्राम में सीनियर जो माहिर कानून हैं, रहनुमा पीपल्स पार्टी एतजाज़ एहसन साहब, उनके बकौल ये जो बशीर मेमन साहब हैं ये न्यूट्रल आदमी नहीं हैं। उन्होंने बेदर्दी से पीपल्स पार्टी की आला क़यादत के खिलाफ ज़बान इस्तेमाल की है। यानी एतजाज़ एहसन साहब की बात का सीधा सीधा मतलब अगर लिया जाए वो ये कि जी मेमन साहब की मुस्लिम लीग नून से सियासी वाबस्तगी है। सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले क्या कह रहे हैं कि जी मेमन साहब की मिसाल इस तरह कह लें कि मीठा मीठा हप्पा और कड़वा कड़वा थू थू वाली है, यानी जब तक मुलाजमत में हो तब तक सब चंगा है और जैसी मुलाजमत ख़त्म हो तो कुछ भी अच्छा नहीं है। अच्छा, मेमन साहब का दावा क्या है, इल्ज़ामात क्या है, ज़रा उनका क्लिप है, उन्हीं की ज़बानी चलाइए। अच्छा, तो आपने सुना बशीर मेमन साहब के बकौल वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और वज़ीर आज़म ने इनसे क्या कहा कि आप हिम्मत करें, आप कर सकते हैं। हालांकि मेमन साहब के बकौल उनको नहीं पता था कि वज़ीर आज़म किस केस की बात कर रहे हैं। बाद में इनको शहजाद अकबर साहब के कमरे में ले जाया गया और वहाँ उन्हें बताया गया कि केस किसके खिलाफ बनाना है, जिस पर इन्होंने कहा कि कैसे हो सकता है, ये केस कैसे बनाया जा सकता है, और फ़रोग नसीम बज़िद रहे कि ये केस बन सकता है, यानी बनाना है, बन सकता है। अब यही नहीं, मेमन साहब ने यह भी कहा कि हुकूमत की तरफ से कहा गया कि इस केस को हम सब मिलकर हैंडल कर लेंगे, यानी मेमन साहब ने इस काम के लिए इस्तेमाल होने से साफ इनकार कर दिया। फिर इन्होंने ये भी दावा किया कि इन पर हुकूमत ने शहबाज शरीफ और उनके खानदान पर भी मुकदमे बनाने के लिए प्रेशर डाला, दबाव डाला, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं नहीं कर सकता, जिसकी वजह से हुकूमत इनसे नाराज हो गई क्योंकि इन्होंने उनका काम नहीं किया बकौल इनके। जबकि मेमन साहब के मुखालिफिन कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून और ये मेमन साहब का आपस में गठ जोड़ है, जिसमें कहते हैं ना कि नैब न्याजी गठ जोड़, ये ऑपोजिशन वाले इल्जाम लगाते हैं। अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि इनका और नून लीग गठ जोड़। अब बशीर मेमन साहब नून लीग के लिए कह लें कि नरम गोशा रखते हैं या मोहब्बतें रखते हैं, अब ये बेहतर बता सकते हैं। अब अगर इस पॉइंट को देखा जाए, इस नुक्ते को देखा जाए, तो ये पॉसिबल है कि मेमन साहब से ये सब बातें किसी ने कहलवाई हों। यहाँ तो सब चलता है ना, आपको पता है, किसी ने कहलवा दी हों, यानी इल्ज़ामात इनके हैं, लेकिन मुमकिन है कि ज़बान किसी और की हो ताकि हुकूमत पर दबाव पड़ सके। और अगर अब हुकूमत दबाव में आती है या फिर हुकूमत का इमेज अवाम की नज़रों में ख़राब हो जाता है कि हुकूमत इदारों पर असरअंदाज होकर केस बनाती है बड़ी प्लानिंग के साथ, साजिश के साथ, तो फिर एहतसाब का अमल क्या हो जाएगा, मशकूक हो जाएगा। अब ये बात दुरुस्त है कि मुस्लिम लीग नून की मुर्दा सियासत में ये मेमन साहब के बयान के बाद थोड़ी सी जान आ गई है। अब ऐसे तो शहबाज शरीफ साहब ने नहीं ना कहा कि वो नैब न्याजी गठजोड़ की जो बात करते थे वो दुरुस्त साबित हो गई। अब नून लीग की नायब सदर साहिबा ने तो इस केस की जड़ तक पहुंचने का मुतालबा कर दिया है और मुस्लिम लीग नून को अब इदारों पर प्यार भी आ रहा है, क्योंकि अब हालात का ऊंट उनके आंगन में आकर बैठ रहा है। वरना यही नून लीग थी, याद करें, जो इन्हीं इदारों पर वारी वारी नहीं जाती थी बल्कि सख्त वार करती थी। और आपको याद होगा कि नून लीग के कायद कहा करते थे कि ये तो जजेस है ना, ये बुक्स से भरे बैठे हैं। उन्होंने अदलिया और पाक फौज के खिलाफ कैसी कैसी ज़बान इस्तेमाल की है, आपको पता है ना, ऐसी ऐसी ज़बान इस्तेमाल की कि अल्लाह की पनाह। और नून लीग अगर ये कहती है कि मेमन साहब के इंकशाफात के बाद मामले की तह तक जाना चाहिए, तो फिर शहबाज शरीफ साहब की वो जो आपको याद है जस्टिस रिटायर्ड अब्दुल कयूम सदीकी से अपनी जो मर्जी का इंसाफ हासिल करने की एक रिकॉर्डिंग थी टेलीफोनिक, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन नून लीग उस पर तो कुछ कहेगी नहीं। अब इसी तरह सुप्रीम कोर्ट पर जो हमले किए गए, लेकिन हमले करने वालों को यह तक ना पूछा गया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। और अब नून लीग किस हिसाब से तहकीकात का मुतालबा करी, तो ये समझ सिर्फ इसलिए कि नून लीग के रहनुमाओं को मुकदमात से किसी तरह रिहाई मिल सके। अच्छा, सियासत को एक तरफ रखकर अगर देखें तो एक बात यह भी है कि ये जो इल्ज़ामात हुकूमत पर लगाए जा रहे हैं, तो आखिर कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा ना, क्यों लगाए जा रहे हैं। फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि इंसाफ सबके लिए एक तरह का होगा, इंसाफ शफाफ होगा, क्या सच में ऐसा है भी? अच्छा, इस पर बात मैं करती हूँ, पहले चौधरी साहब का क्लिप चलाइएगा।
अच्छा, चौधरी साहब को आपने सुना, फवाद चौधरी साहब क्या कहते हैं कि जिस पार्टी का नस्बुल ऐन ही ये हो कि हम एहतसाब करेंगे और इंसाफ के साथ सबका मुहासबा होगा, एहतसाब बराबर होगा, तो फिर वो जमात ऐसा क्यों करेगी कि गैर के लिए इंसाफ का पैरामीटर और हो और अपनों के लिए और हो। अब यकीनी तौर पे फवाद चौधरी साहब का इशारा जहांगीर तरीन साहब की केस की तरफ था। अब तरीन ग्रुप ने वज़ीर आज़म साहब से कल मुलाकात की। अव्वल तो मुलाकात होनी नहीं चाहिए थी, क्योंकि वज़ीर आज़म साहब के बकौल वो किसी को NRO नहीं देंगे, लेकिन इसके अलावा वो हर किसी से हर तरह के मामले पर बात करने को तैयार हैं। अब तरीन ग्रुप से मुलाकात के बाद मुखालिफिन को ये मौका ज़रूर मिल गया ना कि वो कह सकें कि हुकूमत जहांगीर तरीन को रिलीफ दे देगी। रिलीफ कह दें, NRO कह दें कि बात हो गई। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अभी हाल ही में, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर को मुखातिब करते हुए कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि वज़ीर आज़म अपने उसूलों पर कोई समझौता नहीं करेंगे। ये बात उन्होंने क्यों की, अब कुरैशी साहब भी बेहतर बता सकते हैं, लेकिन अगर इनको ढील मिल गई तो फिर ये कहा जाएगा ना कि हुकूमत ने इदारों पर दबाव डालकर जहांगीर तरीन को रिलीफ दिया। और फवाद चौधरी साहब ने तो FIA का भी जिक्र किया कि इस पर कोई दबाव नहीं डाला जा रहा। और अगर सच में ऐसा है तो फिर इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा कि ये बशीर मेमन साहब के इल्ज़ामात बेबुनियाद है, यही मतलब हुआ। लेकिन अगर इनमें थोड़ी सी भी हकीकत है तो फिर हुकूमत को संजीदगी से सोचना होगा। और क्या सोचना होगा कि एहतसाब का अमल मशकूक होता जा रहा है और हुकूमत तो कह रही कि मेमन साहब ने हुकूमत पर अपना गुस्सा निकालना है, उनके दावे बेबुनियाद हैं। लेकिन अगर इन इल्ज़ामात को देखा जाए तो ये संगीन नोयत के इल्ज़ामात है, छोटे मोटे इल्ज़ामात नहीं है जिनका बहरहाल हुकूमत को जवाब देना चाहिए, जब सवाल उठकर देना होगा, वरना हुकूमत अपने लिए बहुत बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकती है। अच्छा, मुश्किल से मुझे याद आया, PDM के सरबराह वो भी मुश्किलात सुलझाने में लगे हुए हैं। वो बेचारे चाहते हैं कि किसी तरह मुश्किलात सुलझा ली जाएं, वो चाहते तो यही हैं, यानी PDM के सरबराह पीपल्स पार्टी और ANP को साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन नून लीग वो ऐसा नहीं चाहती। लेकिन मौलाना ने हार नहीं मानी, बल्कि वो अब भी बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मामलात संभल जाएं। मौलाना फजल रहमान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। जी, तो सुना आपने PDM के सरबराह क्या कहते हैं कि जी मुआहदों की खिलाफ वर्जी होगी तो फिर जवाबदेही तो होगी। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा था कि पीपल्स पार्टी की राहें जुदा करने पर वो बहुत दुखी हो गए हैं, इसलिए उसे एक और मौका दे रहे हैं कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी कर ले। अच्छा, पीपल्स पार्टी ने नज़रसानी करके जवाब भी दे दिया, बल्कि कहते कि कोरा जवाब, जिसे मौलाना सुनना ही नहीं चाहते थे। अच्छा, ये जो JUI के सरबराह हैं, इनसे मेरा एक सवाल है कि अगर आप और मुस्लिम लीग नून अकेले तने तनहा हुकूमत को टफ टाइम दे सकते थे तो फिर परेशानी किस बात की है? PDM की जो दीगर जमातें हैं वो यही चाहती हैं कि पीपल्स पार्टी सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट से दस्तबरदार हो जाए, तो फिर उसको माफ़ी मिलेगी। हालांकि इस इत्तेहाद में शामिल जमातें कहने को तो एक मकसद लेकर आई थी ना, लेकिन अब अपने अपने सियासी मफाद की फिक्र में लगी हुई है, किसी का ये मफाद किसी का वो मफाद, एक पेज पर है ही नहीं। यानी अब कह सकते हैं कि PDM का जाहिर कुछ और बातिन कुछ और है, और अब अपोजिशन इत्तेहाद की दोनों साइड्स वाज़ेह हो चुकी, क्लियर। यही नहीं, बल्कि एक तरफ मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते हैं कि पीपल्स पार्टी को एक और मौका देना चाहते हैं, और दूसरी जानिब मौलाना ये भी कहते हैं कि जी इससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और यकीनी तौर पे इनका इशारा जो है ना वो पीपल्स पार्टी और ANP की तरफ है। यानी अब दोनों बातों पे ज़रा गौर करें, समझ नहीं आती ये चाहते क्या है। अगर PDM के सरबराह ये समझते हैं कि इन दोनों जमातों के ना होने से PDM की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता, तो फिर मौलाना साहब अपनी सेहत को मुश्किल में क्यों डाल रहे हैं? क्यों पीपल्स पार्टी से बैकडोर राब्ते कर रहे हैं? एक तरफ PDM पीपल्स पार्टी को इज्जत देने की बात करती है, दूसरी जानिब उसकी इज्जत उछालती भी है। समझ आ रही क्या चाह रहे हैं? इधर भी उधर भी कुछ समझ नहीं आ रही। पहले पीपल्स पार्टी इत्तेहाद की आम जमात थी, और अब मौलाना की नज़र में क्या है जी, इक्का दुक्का हो गई वो। अब मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ मौलाना अपोजिशन जमातों को नसीहत करें कि फरीकैन एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेंगे, और दूसरी तरफ खुद क्या कर रहे हैं, ये तनकीद नहीं कर रहे पीपल्स पार्टी पे। PDM सरबराह ने पहले भी यही कहा था ना कि कोई एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं करेगा, और फिर खुद ही कह बैठे कि पीपल्स पार्टी ने जो किया गलत किया, इसको अपने किए की वजाहत देनी चाहिए, और अब फिर बैकडोर राब्ते भी कर रहे हैं। यानी कि आखिर ये लोग चाहते क्या हैं? अगला क्लिप होगा, मरियम नवाज साहिबा का चलाइएगा। अच्छा, अब नून लीग की नायब सदर साहिबा ने अभी हाल ही में कहा है कि जी नून लीग हुकूमत को 5 साल पूरे करने देगी, और अब हुकूमत के साथ डील के इल्ज़ाम लग रहे हैं। तो फिर आज इन्होंने शायद इसी तासर को ज़ाहिर करने के लिए वज़ीर आज़म साहब को दहशतगर्द करार दे दिया। बड़ी अफसोस की बात है। वैसे अब मेरा इनसे एक सवाल है कि बीबी
इनके वालिद मोहतरम भी 3 दफ़ा क्या वज़ीर आज़म रहे, क्या आप उन्हें भी यही खिताब देंगे? आप सीनियर सियासतदान, एक बड़ी पार्टी की रहनुमा, और ख़ुद आप अपने आप में बहुत बड़ी सियासतदान हैं, तो करें सियासत की आड़ में मुल्क के अहम तरीन मनसब की तौहीन तो ना करें। अब आप कह रही हैं कि हुकूमत को घर भेजना ज़रूरी हो गया, लेकिन साथ ही ये भी कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी का इल्ज़ाम गलत है कि नून लीग सिर्फ सिंध असम्बली तोड़ना चाहती थी, और उन्होंने ये भी कहा कि पीपल्स पार्टी को ये ज़ेब नहीं देता कि वो इस्तीफ़ों की बात करे। अगर पीपल्स पार्टी असम्बलियों से इस्तीफ़े दिए तो आज हुकूमत घर जा चुकी होती। गो कि अब भी पीपल्स पार्टी का हुकूमत का आला कार करार दे रही हैं कि पीपल्स पार्टी हुकूमत के आला कार है, और साथ ये भी मान रही हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ इनके इख्तलाफात हैं। अब इसको देखते हुए हुकूमत ने तो बहुत पहले कह दिया था कि ये जो इत्तेहाद है गैर फितरी इत्तेहाद है जो ज़्यादा देर नहीं चल सकता। शामुल कुरैशी साहब का और शेख रशीद साहब का क्लिप होगा, ज़रा चलाइएगा। चलें, पीडीएम से तो अब ये जो हुकूमती वज़रा हैं, हुकूमत के लोग हैं, इनको ख़तरा महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन अब ये जो एक इल्ज़ाम लग गया इन पे बशीर मेमन साहब की तरफ से कि इदारों को अपनी मर्ज़ी से हुकूमत चलाना चाहती है, इस्तेमाल करती है। बहरहाल इस इल्ज़ाम का जवाब देना होगा हुकूमत को, और हुकूमत को बाकायदा बताना होगा, ये जो सवाल उठ रहे हैं इनके ठोस जवाब देने होंगे, बताना होगा कि एहतिसाब का अमल जो है वो हर किसी के लिए शफाफ और इंसाफ पर मबनी है, और ये जो इल्ज़ामात हैं बेबुनियाद हैं। पे जाते हैं, ब्रेक से वापसी पे आपसे मुलाकात होगी। मेरे साथ मौजूद होंगे मेहमान माहिर मुआशिया डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल असलम साहब। बात करेंगे इकॉनमी की सिचुएशन के हवाले से। वेलकम बैक नाज़रीन। महंगाई के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है, इसका तूफ़ान अवाम की कमर तोड़ने में गामज़न है। महंगाई के सताए गरीब अवाम अभी तक परेशान है, लेकिन वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि अवाम से कि आपने घबराना नहीं है। महंगाई के सताए अवाम के लिए एक अच्छी खबर आपके साथ ज़रा मैं शेयर कर लेती हूँ जी। वो अच्छी खबर क्या है कि चेयरमैन नेपरा का कहना है कि बिजली 62 से 68 पैसे फी यूनिट तक सस्ती हो सकती है, लेकिन फैसला बाद में जारी किया जाएगा। अब देखना है कि फैसला बाद में कब जारी किया जाएगा। और रुपए के मुकाबले में अगर मैं बात करूं, डॉलर की कीमत में भी कमी देखी गई है। और जो वजारत ख़जाना शौकत तरीन साहब की जानिब से मुल्की मईशत पर माहाना जो अपडेट आउट रिपोर्ट है उस पर ये जारी की गई है, जिसमें बताया गया है कि जी माशी जो बहाली है, सरगर्मियाँ हैं, उसमें तेज़ी का सिलसिला भी जारी है। इस बारे में बात करने के लिए मेरे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, मोहताजनी माहिर मुआशियात डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब और मुजम्मिल असलम साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। सर, पाकिस्तान में जो अशे खुरानोश की कीमतें हैं उसमें इजाफे की वजूहत आपको क्या नज़र आती हैं? और हर बंदा ये पूछ रहा है कि जी हुकूमत से क्यों नहीं कंट्रोल हो रही आखिर ये चीज़ जिसका नाम है महंगाई? देखिए, जनवरी 2021 में पाकिस्तान में महंगाई थी वो 5.7% थी, जो मेरे ख्याल से मुनासिब थी। उसके बाद हुकूमत ने बिजली के नर्ख बढ़ाए, IMF के दबाव पे कह लें या टैक्सों की चोरी बढ़ गई इसलिए की है। और उसके साथ ही हमने देखा कि मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी का जो है रुझान बढ़ा, और वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और लोकल गवर्नमेंट जो हैं वो उसको बैड गवर्नेंस कह लें या उनका इन्फ्लुएंस कह लें, उस पर नाकाम रही कंट्रोल करते में। नतीजतन जो है वो बड़ी महंगाई। तो एक तरफ तो हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस ज़्यादा हैं, ये तो है ही, आपको पता है। फिर उसके साथ हमने ये भी देखा कि जो हमारे रुपए की कदर 124 रुपये थी जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने हल्फ उठाया था, अब ये 153 154 पर आ गई है। बिजली, पेट्रोल, गैस के नर्ख तो बढ़ ही रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़े। तो ये जो खराबियाँ थी, तो कुछ उसको आप कह लीजिए IMF का दबाव कह लीजिए, या चूँकि 10 नुकाती हिकमत अमली थी, बड़ी वाज़ेह थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो कि 100% गारंटी कर रहे थे कि पाकिस्तान में ग्रोथ ज़्यादा होगी और अफरात ज़र कम रहेगा। वो दो सिर्फ थे, एक टैक्सों के शोबे में जो उन्होंने कहा था कि मैं 100 दिन के अंदर नाफिज कर दूंगा, अदल पर मबनी टैक्सेशन पॉलिसी वो नहीं हुई। और दूसरा तवानाई के शोबे में उन्होंने कहा था कि हम उन वजूहात को दूर करेंगे जिसकी वजह से जो है सर्कुलर डेट होता है, बढ़ता है, लेकिन वो 1200 से 2400 अरब हो गया। वो वजूहात दूर नहीं कर सके, ना लाइन लॉसेस कम हुए, और जो है वो जो है रेट्स बढ़ते रहे। तो ये तमाम बुनियादी वजूहात थी जिसकी वजह से, और वो हमने डाला IMF के खाते में। तो IMF तो ये कहता है कि आप अपना बजट खसारा कंट्रोल करें। तो अगर आप अपने टैक्सों की चोरी रोक लेते हैं और जो है डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाते हैं तो वो आपको दबाव नहीं देते। लेकिन जब आप ये कहते हैं हम हर किस्म की आमदनी पे टैक्स नहीं लगा सकते, या जो टैक्स एमनेस्टी स्कीम आई थी
उसमें 2019 में उस पर कानून बन गया था, और वो ये था कि जो लोग उससे फ़ायदा नहीं उठाएंगे और उनके असासे पाकिस्तान में हैं, उसकी लिस्ट हुकूमत ने कहा था हमारे पास मौजूद है। उससे तकरीबन 900 अरब रुपया कानून के तहत मिल सकता था, लेकिन वहाँ फिर माफिया या ताकतवर तबकों का दबाव आड़े आया और वो जो कानूनी रिक्वायरमेंट थी वो नहीं की, और वो 900 अरब रुपये की जो रिकवरी हो सकती थी वो नहीं की, और उसका बर्डन डाल दिया, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, बिजली के नर्ख बढ़ा दिए, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगा दिए। तो ये जो पॉलिसी है माफिया को जो है खुश करने की, और अभी आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट से मैं आपको इख्तिसार बताऊं उन्होंने क्या कहा है कि वबा के दौरान भी, जब ये एपिडेमिक हो रही है, उस दौरान भी जिन लोग जो हाकिम हैं या जिनके पास खजाने की चाबी है, उन्होंने ताकतवर तबकों के और अपने मुफाद में फैसले किए, ना कि वबा के तासरीन में। तो ये चीज़ हमें नज़र आ रही है कि सियासत में पैसा भी आ गया, और माफिया या अशराफिया कह लें, वो इतने ताकतवर हो गए कि हुकूमत भी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर, जो कि वो पार्लियामेंट में भी मौजूद है, काबीना में भी, वो उन्होंने वो रिस्क नहीं लिया और बर्डन आवाम पर डाल दिया, जिससे ग्रोथ रेट हमारा जो है वो स्लो हो गया, गुर्बत बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, कर्जों का बोझ बढ़ गया। और सबसे बड़ी जो खराबी आई वो ये आई कि 2018 का जो साल था उसमें मजमूई बैरूनी सरमायाकारी आई थी 5 अरब डॉलर एक साल में। इसके हुकूमत के 2 साल और 9 महीने में जो बैरूनी सरमायाकारी मजमूई आई है वो आई है 3 अरब डॉलर। इसका मतलब ये कि 11 अरब डॉलर का झटका बैरूनी सरमायाकारी में लग गया। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि रेमिटेंसेस में ज़बरदस्त इजाफा हो गया, कुछ 7 अरब डॉलर का 20 से 27 अरब डॉलर हो गए, उसने कुछ आंसू हमारे पोंछ लिए। दूसरा ये था कि बड़े पैमाने पर हम कर्जे लिए, और कोविड-19 की वजह से हमें बाहर से कर्जे भी मिले। IMF ने 1.4 अरब डॉलर दे दिया, अभी हमने 2.5 अरब डॉलर जो है वो बॉन्ड्स महंगी शरह सूद पर दिए हैं। इसी तरह से G20 ने कहा जी आप अपने कर्जे डेफर कर दें। अभी भी शायद IMF कुछ लीनियंट व्यू दे रहा है कि जी आप जो बिजली के नर्ख बढ़ाने थे उसको डेफर कर दें, आहिस्ता आहिस्ता करें। उसके नतीजे में प्रॉब्लम्स डेफर तो हो जाएंगी, लेकिन मईशत को मजबूत बुनियादों पर जो इस्तेमाल करना था वो शायद मुमकिन नहीं हो सकेगा। और यही है कि स्ट्रक्चरल इस्लाहात अगर कर लें तवानाई के शोबे में और टैक्सों के शोबे में, जिसका वायदा जो है इलेक्शन से 4 हफ्ते पहले किया था 10 नुकाती, तो मैं ये समझता हूँ कि 6 महीने में हमारी मईशत में बेहतरी नज़र आ जाएगी। और इस वक्त जो माशी इस्तेकाम नज़र आ रहा है वो मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर है, जिसमें बरामदात में इजाफा शामिल नहीं है, इसमें इस्लाहात शामिल नहीं है, बल्कि रेमिटेंसेज में इजाफा और कर्ज़ों में इजाफा ये बुनियादी वजह है। और G20 ने हमारे कर्जे जो वापसी की मोहलत कर दी है, इस वजह से मईशत में आज हमें इस्तेकाम नजर आ रहा है। ठीक है जी, मैं भी वापस, आपने वापसी बोला, मैं वापस आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर साहब आपकी इजाज़त से मुजम्मिल साहब को शामिल गुफ्तगू करती हूँ। मुजम्मिल साहब, आपने डॉक्टर साहब को भी सुना। अब गरीब आवाम बाकायदा ये कहने पर आ गई है कि हुकूमत अमीर लोगों को तो रिलीफ दे रही है, लेकिन हमें कोई पूछने वाला नहीं है, गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। ऐसा क्यों है मुजम्मिल? देखिए, बात यह है कि मैंने काफ़ी पिछले 8-10 दिन में जो है सोचा कि ऐसा क्या गलत हो रहा है। हुकूमत की विल भी है, हुकूमत भी चाहती है कि चीज़ें बेहतर हो जाएं, क्योंकि उनको कोई नफलों का सवाब नहीं है कि महंगाई करके जो है उसका जो है वो आवाम से बदवाएं लें या लें। तो मैं आपको बताऊं फिजा, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, हमारे मुल्क में अभी तक हमें हिसाब किताब ही नहीं पता कि हम कितना खाते हैं, कितना बचाते हैं। अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको, डॉक्टर साहब ने तो बहुत सारे अरबों डॉलरों की बात की, मैं ज़रा सी जो है ना एक आम अल्फाज में बात करूंगा। मैं आपसे ये कहूँ कि आपको अंदाज़ा ये ना हो कि आपकी आमदनी कितनी है। अभी तो आप तनख्वाहदार हैं, लेकिन अगर आप कोई कारोबार कोई छोटा मोटा करती हो या जो भी, आपको अंदाजा ये भी ना हो कि आपके खर्चे कितने हैं, तो आखिर में क्या होगा, बदतमीजी होगी, दिवालिया होगा, चीजें ऊपर नीचे, ऐसा ही होगा ना। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी तक एज अ नेशन हमें यही नहीं पता कि हमें एक साल में एक जो सबसे बुनियादी चीज़ है, बाकी तो छोड़ ही देना, कि हम कितनी गंदम खाते हैं, हम एज अ पाकिस्तानी पूरा मुल्क, और हमारी पैदावार कितनी है। अच्छा, मैंने देखा कि हमारी पैदावार जो है ना हर साल 25 मिलियन टन के करीब आती है ना, ठीक, और 1 टन में जो है ना 1000 किलो होती है, तो आप 1 मिलियन 1000 का होता है, तो 25 मिलियन टन के आसपास हमारी जो है मतलब पैदावार होती है। तो अभी परसों प्राइम मिनिस्टर हाउस में या वजीर खजाना ने एक मीटिंग की, तो ये जो सूबाई जो गंदम की रिपोर्ट देते हैं, उन्होंने बता दिया कि जी पाकिस्तान की जो खुराक है यानी कि जरूरत है वो 29 मिलियन टन है। ठीक है। अब मुझे एक बात बताएं
जिस मुल्क में 25 मिलियन टन अभी से नहीं पिछले 10 सालों से लगभग 19-20 होकर पैदा हो रहा है और हम इंपोर्ट भी नहीं कर रहे थे, आपने एक साल में 29 मिलियन टन कैसे कर दी? सही। अच्छा, फिर दूसरा झगड़ा ये कि एक अखबार लिख रही है कि जी फसल कम आ गई है, एक लिख रही है कि तारीख के रिकॉर्ड टूट गए हैं। वजीर आजम हाउस कह रहा है कि मुझे पता नहीं है, जिन ये सूबों से इंफॉर्मेशन लेते हैं वो बेचारे जो है उल्टी सीधी खबरें दे देते हैं। जब आपके पास सामने आपकी तस्वीर ना हो, ये अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अगर ये मेरी तस्वीर ना हो और सिर्फ आवाज आ रही हो तो समझ आएगी, कोई बात लोगों को नहीं आएगी ना। इसी तरीके से कैसे महंगाई कंट्रोल कर सकते हैं जब तक आपको ये ना पता हो कि आपकी जरूरत कितनी है और आप पैदा कितनी कर रहे हैं। यही चीज आप हर चीज में कर देना। हमें ये पता है हम गोश्त कितना हमारे मुल्क में पैदा होता है और कितना हम खाते हैं, ना हमें ये पता है कि दूध कितना पैदा होता है, कितना हम खाते हैं। उसकी वजह से ये जो मिडिल मैन है, ये जो आप अक्सर ये जो अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि अमीर तबका और ये जो है उनकी फेवर में पॉलिसीज बन जाती हैं और वो पैसा बनाता है और गरीब जो है मारा जाता है। और क्योंकि वो अमीर पैसा बनाते सब ये टैक्स कम लगाती है, वो पैसा जो है फिर वो टैक्स की शक्ल में हर आदमी को देना पड़ता है। अभी जब कह रहे हैं वो कहते हैं पता ही नहीं है, तो मुझे मतलब हुकूमत का काम है, उन पे जिम्मेदारी है, उनको तो पता होना चाहिए ना, ये फिर किसका काम है? मैं यही तो कह रहा हूं, बिल्कुल मैं ये हुकूमत का काम है। ये जो लाखों मतलब लोग नौकरी पे लगाए हुए ये क्या करते हैं? अब सिंध हुकूमत की मिसाल दे दें कि इन्होंने अभी कहा कि 20% अमला जो है काम करेगा, 80% घर पे फोन पे रहेगा, ये फोन से हाजिरी लगाएगा। आपको पता है 500 अरब रुपए के लगभग तनख्वाहें जाती हैं साल की। अगर ये 500 अरब रुपए की तनख्वाहें लेने वाले अमला को यही नहीं पता कि उनके सूबे में कितनी पैदावार होती है। आपको याद होगा पिछले साल जब कोविड का वो इंसिडेंस हुआ था तो इनको यही नहीं पता था कि सूबे की जिम्मेदारी होती है कि कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, कितने लोगों को किस तरह रिलीफ देना, इनका डाटा ही नहीं था। सही। तो ये इतनी तनख्वाहें और ये जो इतने लोग हैं, अगर इनको ये हिसाब किताब बनाना नहीं आता तो चले मैं डॉक्टर शाहिद आपकी तरफ आती हूँ। अच्छा मुजम्मिल साहब आपकी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। मैं फिर डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ रही हूँ, मैं आपकी दोबारा आती हूँ। डॉक्टर साहब शौकत तरीन साहब का दावा है ग्रोथ रेट के हवाले से, क्या कोई जादू की छड़ी है जिस हवाले से वो ये दावा कर रहे हैं और आपको लगता है कि सही साबित है? के साथ एक और सवाल कि जी आप देखिए हुकूमत के अभी 3 साल मुकम्मल नहीं होते हैं, पहले असद उमर साहब, फिर हफीज शेख साहब, फिर हमाद अजहर साहब, फिर शौकत तरीन साहब, बार बार मतलब इतने वजीर खजाना जब तब्दील होंगे और जब आने वाले को भी होगा पता नहीं मैं कब तक हूँ, मतलब एक इंसानी नफ्सियात होती है ना, जब आने वाले को पहले को पता नहीं मुझे ना चेंज कर दिया जाए तो वो क्या परफॉर्म करेगा? देखिए बात ये थी कि पहले तो हमें ये, अब जब हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे तो क्या है, तो उसका हल कैसे आएगा? मैं आपको बता रहा हूँ, कमर्शियल बैंक्स, तिजारती बैंकों का काम होता है सारी दुनिया में कि वो सनत, तिजारत, ज़राअत के लिए कर्जे देते हैं। अब पाकिस्तान में क्या हुआ कि 2018 में आप देखिए तमाम पाकिस्तान में बैंक्स जो हैं उन्होंने 8,000 अरब रुपए के कर्जे दिए थे और 8,500 अरब रुपए की सरमायाकारी की थी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, यानी हुकूमत को कर्जे दिए थे। अब क्या हुआ, इन 3 वर्षों में जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं वो ये आ रहे हैं कि बैंकों के कर्जों में इजाफा हुआ 500 अरब रुपया और जो हुकूमत को कर्जे दिए वो हो गए 11,500, यानी 3,000 अरब रुपया के कर्जे जो निजी शोबे को जाने चाहिए थे, जिससे मईशत ग्रो करती, बरामदात बढ़ती, रोजगार के मौके आते, सप्लाई बढ़ती तो कीमतें कम होती। हमने उसके बजाय बैंकों ने आराम से गवर्नमेंट को कर्जे दे दिए और कमरे में आराम से बैठ गए, पैसे रिकवर हो रहे हैं। तो दुनिया के किसी मुल्क में आप देखिए कि कमर्शियल बैंक्स की जो सरमायाकारी है, गवर्नमेंट को कर्जे हैं वो 11,500 अरब और 22 करोड़ की आबादी के मुल्क को कर्जे 8,500। तो ये जो 3,000 अरब का फर्क डाला है, ताकतवर तबकों को नवाजना, और चूंकि IMF ने कहा कि स्टेट बैंक से कर्जे ना लें तो उसके बजाय आपने ये कर लिया, तो ये तो तबाही का रास्ता है। दूसरी मैं बड़ी अहम बात आपको ये बता रहा हूँ, इस हुकूमत की जो बड़ी कामयाबी नज़र आ रही थी वो ये थी कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो 19.9 बिलियन डॉलर इनको मिला था, ये प्लस में ले आए थे। 1 अरब डॉलर इस वक्त प्लस है, मगर मैं आपको बता दूं कि जून में अभी चंद महीने बाद ये 1.5 अरब डॉलर माइनस हो जाएगा और अगले साल जो ट्रेड डेफिसिट है और करंट अकाउंट डेफिसिट है वो वही होगा जो माली साल 2016 में था, जो बुरहान आया था 16 के बाद से। अब हम उसी लेवल पे अगले साल आ रहे हैं और ये फिगर्स हुकूमत की हैं, उन्होंने जो बजट फ्रेमवर्क दिया है। तो अगर करंट अकाउंट डेफिसिट इस तेज़ी से बढ़ रहा है, बरामदात बढ़ नहीं रही, रेमिटेंसेस 7 अरब डॉलर बढ़ती हैं, बरामदात 2 अरब डॉलर बढ़ती हैं, तो बरामदात अगर नहीं बढ़ती तो फिर हमारी मईशत तो सही नहीं होगी। तो पहले तो ये एक्सेप्ट कर लें
कि हमारी ये खराबियां हैं, उसको हम मानने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जो भी शौकत तरीन साहब हैं, कोई भी, पहले तो इमरान खान साहब को उनको ये देना चाहिए था भाई ये मेरा कमिटमेंट है टैक्सेस के लिए, तवानाई के लिए। और जो भी ये 22-23 आदमी की उन्होंने वो इकोनॉमिक काउंसिल बनाई है, आई एम श्योर उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं है कि उन्होंने क्या किया है। वो वही बातें कर रहे हैं जो कि पिछली हुकूमतों के दौर में 1993 से अब तक जो कुछ हो रहा है, बुनियादी तौर पर वही हमारी हिस्ट्री रिपीट हो रही है। वही है कि जी टैक्सों को बढ़ाओ, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दें, पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दें, कर्जे ले लें। अब कर्जे इतने बेतहाशा इसमें हमने ले लिए हैं, कोई $17 अरब का इजाफा हमारे बैरूनी कर्जों में हो गया। इसका तो उससे ताल्लुक नहीं है कि रुपए की क़दर गिरी या नहीं गिरी, और $15,000 अरब हमारे मजमूई कर्जे बढ़ गए, इन्वेस्टमेंट आ नहीं रहा है। जैसे मैंने तो सवाल ये है कि पहले तो इसका हल एक्सेप्ट करें और उसके बाद फिर आगे वो बनाएं। अगर ये नहीं करते, अरे एक दो चीजें ठीक करेंगे खराब हो जाएंगी। हम इस तरफ जा रहे हैं बदकिस्मती से। चलिए, हम मुज़म्मिल साहब आपकी तरफ आ रहे हैं और खुशकिस्मती से आ रहे हैं कि आपको शायद मशवरा दे दें हुकूमत को। अब क्या करना होगा, हुकूमत क्या ऐसा करे कि ये मसाइल भी हल हो जाएं? क्योंकि ज़ाहिरी बात है, मैं अक्सर ये कहती हूँ कि कोई भी हुकूमत क्यों चाहेगी कि हुकूमत के बारे में लोग इस तरह की बातें करें। ज़ाहिरी बात है, हुकूमत की जो परफॉर्मेंस होगी, कारकर्दगी होगी, उसी की बुनियाद पर आपको अगली दफ़ा वोट मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा, मैंडेट नहीं मिलेगा। तो हुकूमत की तो मतलब पूरी कोशिश होगी कि किसी तरह से ये जो महंगाई का जिन है इसको बोतल में बंद किया जाए, इसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन क्या जो मशवरे देने वाले हैं या जो पूरी टीम है, आप ये कहेंगे कि क्या उनका कैलिबर वो नहीं है? क्योंकि कई बार ये होता है कि आपके पास डिग्री होती है, आपके पास सब कुछ होता है, लेकिन आपका शायद वो IQ लेवल नहीं होता, वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते, आपके पास इतने आइडियाज़ नहीं होते हैं। अब आप ज़रा मज़ीद रोशनी डाल दीजिए कि क्या सिचुएशन है। देखें, अगर मेरे पास अभी लैपटॉप ना होता तो मैं आपके साथ इस तरह स्काइप पे कॉल ना करता। मैं कहता है कैमरामैन भेज दें, आप फिर वो कैमरामैन DSNG भेजती, ठीक है ना। और तो उसमें मेरी काबिलियत का तो कोई मसला नहीं था, मेरे पास एक अच्छी मशीन नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थी, ठीक है ना। मैं समझता हूँ हर आदमी के पास अक्ल फहम है, सब कुछ है। हमारा जो मसला ये है, अगर हुकूमत अच्छे लोग लगाती है तो उनको ब्यूरोक्रेसी में जो है ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करने देती। अगर ब्यूरोक्रेसी में अच्छे कोई अगर कहीं अच्छी ब्यूरोक्रेसी मिल जाती है तो वहां पे फिर जो है आपकी जुडिशरी आके उनको काम से रोक देती है, या नैब FTA रोक देती है। देखें, ये सिस्टम जो है ना, जगह जगह पे ना स्पीड ब्रेकर है। अब आपने लास्ट टाइम मुझे बताया था आपने नई गाड़ी ली है, अब वो अगर नई गाड़ी हो और एक 10 सेकंड के बाद स्पीड ब्रेकर आ जाए तो आप अपनी गाड़ी को एंजॉय करेंगी? आप उल्टा कोसने लग जाएंगे, आपका दिल खराब हो जाएगा। तो प्रॉब्लम हमारा यही है कि एक तो हमारी ओवरसाइट नहीं है कि अच्छा, आपने नई गाड़ी का जिक्र किया, पुरानी गाड़ी का जिक्र नहीं किया। जो पुरानी गाड़ी इसमें कुछ नहीं था, लेकिन कीमत आसमान से बातें करी थी। हमने वो प्रोग्राम किया था, यादगार प्रोग्राम। अजहर सिद्दीक साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून, मुझे याद आ गया। फिर पुरानी गाड़ी थी, इसकी कीमत 50 लाख तक जा रही थी, लेकिन 50 लाख वाला कुछ भी नहीं था उसमें। जी 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 जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। नाम नहीं लिया था मैंने कहने का नाम, मैं कहने का मतलब ये है कि हुकूमत को जो है ये तमाम इश्यूज को एड्रेस करने हैं, लेकिन वो जब करने जाती है तो सिस्टम उसको रोकता है। तो मैं हुकूमत को एक मशवरा ये दूंगा कि एक सबसे पहले एक सेंट्रल डेटाबेस अथॉरिटी बनाई। ये PBS जो पाकिस्तान का है ना, पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इससे ज्यादा बोसीदा टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें और पहले अंदाजा लगाएं कि हमारे पास पड़ा हुआ क्या क्या गोदामों में, और हमें गोदामों में होना चाहिए। अगर हम ये मैनेजमेंट कर गए ना, यकीन जाने फिजा पाकिस्तान से महंगाई का मसला हमेशा के लिए खत्म। लेकिन वही बात ना, शाहिद साहब बड़ी अच्छी बात, और एक जुमले में उन्होंने कहा अगर कर गए मुजम्मिल साहब ने, तो शाहिद साहब ये अगर ही तो मसला है, अगर कर गए तो कर जाएंगे हम। शाहिद साहब आपको उम्मीद है? देखिए, बात ये थी कि जो काबीना उसको मंजूर नहीं करेगी, ब्यूरोक्रेसी तो बहुत बाद में आएगी। मैं आपको यकीन दिला रहा हूं, जो इनके काबीना उसको अप्रूव नहीं करेगी। टैक्सों के लिए जो कहा था इमरान खान साहब ने कि मैं 100 दिन के अंदर ये नाफिज कर दूंगा, काबीना इसके लिए तैयार नहीं होगी, फिर पार्लियामेंट तैयार नहीं होगी, फिर सूबाई असम्बलियां तैयार नहीं होंगी। नंबर 1, हमारा बुनियादी मसला ये है कि हम जो पॉलिसियां बनाते हैं उसमें ताकतवर तबकों का दबाव, उनकी खुशनुदी को इग्नोर नहीं किया जाता। अब मैं आपको, और हम उसके लिए कानून तोड़ने में भी हमें कोई शर्म नहीं आती। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल दूं, हमारा जो इंटरेस्ट रेट था 13.25 था, उसको कम करके 7% कर दिया 3 दिन। अब आप ये देखिए कि पाकिस्तान का कानून, स्टेट बैंक क्या कहता है कि अगर मनफी शरह सूद हो तो वो एक्सप्लॉयटेशन है। जब आपका अफरात ज़र 9.1 है, आपने उसको 7% कर दिया तो ये तो नेगेटिव हो गया। ये तो आर्टिकल 3 की खिलाफ वर्जी है आईन पाकिस्तान की। दूसरा ये था कि जो PLS के डिपॉजिट्स थे, 2 करोड़ लोग 2 करोड़ लोग उन्होंने के बैंकों में पैसे जमा कराए हुए हैं, कुछ 7,000 अरब रुपए,
उनको फरवरी में जो पैसा मिल रहा था वो मिल रहा था 11.25%। इन्होंने अचानक कानून तोड़ के, और कौन सा कानून तोड़ा स्टेट बैंक ने, 26A(4) और 40A बैंकिंग कंपनी ऑर्डिनेंस, वो रेट चेंज करके एक साल में 700 अरब रुपए का 2 करोड़ बचत खातेदारों को नुकसान पहुंचाया। अब ये सबको पता है, अब कमेटी को भी पता है, उसको भी पता है, लेकिन मसला ये है कि ताकतवर तबकों को, जिनको अशराफिया आप कह लें, कभी गुस्सा है तो माफिया कह लें, उनको खिलाफ कोई माजी में गया है ना आज। और आपने जो ये बात की कि अगले इलेक्शन में जा रहा है, मैं किसी को बुरा नहीं कहता, मगर सिंध में पीपल्स पार्टी ने क्या किया, मगर वो इलेक्शन अगर कई जीत चुकी है तो इनको भी पता है कि हम भी जीत जाएंगे। मसला ये है कि अगर या तो आप कानून बनाइए कि जब आप किसी इलेक्शन में खड़े होते हैं, आप मैनिफेस्टो देते हैं, अगर उससे 100% इनराफ कर रहे हैं तो आपका जो मैंडेट था वो खत्म हो जाता है। एक होता है मैंडेट, तो वो कानून भी आप नहीं बनाते। तो अगर पीपल्स पार्टी जीत चली जा रही है तो इन्हें भी उम्मीद है कि हम भी इसी तरह से जीत जाएंगे। बुनियादी चीज ये है, इस्लाहात के लिए ना काबीना तैयार है, ना पार्लियामेंट तैयार है, ना सूबाई असम्बलियाँ तैयार है, ना अशराफ तैयार है। तो ये बड़ा मसला पाकिस्तान का है। हालांकि मेरा अब भी ख्याल है कि हमारा जो ग्रोथ रेट की पोटेंशियलिटी अल्लाह ताला ने मेरे मुल्क को दी है वो है 8 से 10%। हमारा इस साल 3 साल में इस हुकूमत के दौर में जो ग्रोथ रेट औसत होगा वो होगा 1%। ठीक है, जो पाकिस्तान की तारीख सबसे होगा। ये बड़े मसले हैं तो उनको एक्सेप्ट करें और फिर हल की तरफ जाएं। ठीक है जी। अच्छा मुजम्मिल साहब, मेरे पास आखिरी 1 मिनट है तो मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी, साथ सवाल भी सुनेंगे। बड़ी अच्छी बात की शाहिद साहब ने कि जी जो अशराफिया कह लें, प्यार से अशराफिया कह लें, जब गुस्सा है तो माफिया कह लें। अच्छे अशराफिया जिन्होंने शरीफों का जीना हराम किया हुआ है। साथ ही आपने गाड़ियों वाला जिक्र दोबारा कर दिया, तो वो दुखती रग पे पाँव रखने वाली बात नहीं होती कि मुझे वो याद आ गया कि गाड़ियाँ देख लें, जितने भी मामला देख लें। अब गाड़ी जो है जो हमारे यहाँ 47 लाख की, 46 लाख की, 48 लाख की मिल रही है, क्या है ऐसा उसके अंदर के आधा करोड़ लिया जा रहा है? या चीज़ नहीं जितनी मर्जी महंगी दें, लेकिन जस्टिफाइड हो, मतलब इंसाफ के साथ कि क्या उस चीज़ में मतलब उतने वाली चीज़ें लगी भी हुई हैं। मतलब अगर आप 45 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, 48 लाख की गाड़ी दे रहे हैं, फिर कंपटीशन में बाहर से कोई चीज़ आती है तो वो आपको बिल्कुल वो कॉर्नर कर देती है, खोडे लाइन देती है, लोग उसको तरजीह देंगे। जारी बात उसमें वो चीज़ें लगी होंगी, किसी के पैसे हराम के तो हैं नहीं। फिर आप कॉम्पिटिटर से घबरा जाते हैं, या फिर खुद आप लोगों के अंदर से ना निचोड़ के आप इंसान के अंदर मतलब जितनी उसने इनकम है, जितनी कमाई है, मेहनत से कमाई है, आप किसी का एहसास नहीं कर रहे हैं। देखें, कल इसमें खुशखबरी ये है हमेशा से ये कि जो हमारे मुल्क में ना ओवरसीज पाकिस्तानियों को सर का ताज बनाते हैं। जो पाकिस्तान में लोग होते हैं, आप माशाल्लाह बहुत टैक्स देती हैं, मैं भी देता हूँ, शायद साहब भी देते हैं। हमारे टैक्स हमें कभी कभी अप्रिशिएट नहीं किया हुकूमत ने। कल वजीर आजम साहब क्योंकि $1 अरब जो है रोशन डिजिटल में आ गए हैं, तो कल ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए कोई सस्ती गाड़ी की या कोई उनके लिए रिलीफ देंगे। तो जो यहाँ जो लोग रह रहे हैं वो तो ओवरसीज पाकिस्तानी, वो तो बाहर भी सस्ती चला लेते हैं गाड़ी। जो इधर रह रहे हैं उनको रिलीफ दें। दूसरा, एक आपकी तवज्जो से बात कर दूं कि जो मकामी गाड़ी है उसकी जो 40% टैक्स में हुकूमत को जाता है, और जो इम्पोर्टेड गाड़ी है उसका 50% से 400%। अच्छा। यानी कि अगर 1 करोड़ की गाड़ी या 2 करोड़ की जो बड़ी गाड़ी है, जीप है, वो उस पे जो है जी होती है। तो अंदाजा लगा ले कि जो मकामी गाड़ी को प्रोटेक्ट करने के लिए बाहर से गाड़ी महंगी ना आए, उन पे 50% से 400% ड्यूटी है, और मकामी गाड़ी पे 40% है। तो मकामी गाड़ी वालों को पता है कि बाहर से तो बहुत महंगी आनी है, तो वो अपना रेट जो है ना डंके की चोट पे महंगा रखते हैं। उन्हें पता है आवाम को लेना है, चॉइस तो है नहीं ना, यहाँ सड़क मतलब ये भी माफिया बने हुए हैं ना। ठीक है, किसी माफिया से कम तो नहीं ना फिर। ये वाला माफिया जो है ना गाड़ियों वाला, ये इंटरनेशनल हुकूमतों का माफिया है, क्योंकि ये जापान की हुकूमत लॉबी करती है, उनका एम्बेसडर आके बैठ जाता है। एक है ना जैसे पावर की हमारी पॉलिसी, उसमें तो मकामी कारोबारी फायदा उठाते हैं या गंदम में कारोबारी फायदा उठाते हैं। ये जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं ये ऊपर से आते हैं, ये एम्बेसडर्स को इन्वॉल्व करते हैं, हुकूमतों को इन्वॉल्व करते हैं। अभी ये पावर सेक्टर में भी इफेक्ट में हो गया थोड़ा बहुत। तो ये इसकी वजह से आज 30 साल हो गए हमारी ऑटो इंडस्ट्री को प्रोटेक्टेड बनाया हुआ है कि बाहर से सस्ती ना आ जाए, और जिसकी वजह से ऑटो इंडस्ट्री यहाँ पे मजे लूट रही है और ऑल टाइम हाई इस वक्त प्रॉफिट्स कर रही है। ठीक है जी, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए और आपके तज्जिए के लिए। इसी अकबर खान को दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की, दुआओं में याद रखिएगा, अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।